हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। आज की ये वीडियो का अंदाज कुछ अलग होने वाला है। वैसे तो जो टॉपिक इस वीडियो के लिए लिया गया है वो बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी कुछ ठोस जानकारी यूट्यूब पर इसके बारे में नहीं मिलती। वैसे ये ऑडियो एक पॉडकास्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी आसान स्क्रिप्ट की महत्वता को समझते हुए सोचा कि क्यों ना इस पर एक इंटरेक्टिव वीडियो बनाया जाए। अगर आपको ये अंदाज और ये कहानी नुमा व्याख्यान अच्छा लगे और समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी पॉडकास्ट ऑडियो स्क्रिप्ट्स को कन्वर्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। एक विद्वान ने कहा था कि किसी को कुछ समझाना हो तो कहानी बनाकर समझाओ, क्योंकि फैक्ट्स याद नहीं रहते। लेकिन ये फैक्ट्स पर आधारित व्याख्यान है जिसे कहानी का रूप देकर पेश किया गया है। इसका साइंटिफिक कंटेंट पोल्ट्री हेल्थ अ गाइड फॉर प्रोफेशनल नामक किताब से लिया गया है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोल्ट्री फार्म की एक कहानी सुनाएंगे ताकि एक छिपे हुए खतरे को उजागर किया जा सके जो दुनिया भर में पोल्ट्री फ्रॉक्स पर कहर बरपा रहा है। हम संक्रामक बर्सल रोग या आईबीडी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे गंबोरो रोग के नाम से भी जाना जाता है। जापानी इतिहास में निंजा एक ऐसे उच्च प्रशिक्षित गुप्तचर थे जिनका इस्तेमाल मध्यकालीन समय में जासूसी, तोड़फोड़ और हत्या के लिए किया जाता था। सोचिए, एक छोटा सा निंजा चुपचाप एक व्यस्त मुर्गी फार्म में घुस जाता है। यह निंजा संक्रामक बर्सल रोग या आईबीडी वायरस भेस बदलने में माहिर है, जो हल्के से लेकर गंभीर तक कई तरह के लक्षण उत्पन्न करता है। आईबीडी का वायरस वैसे तो छोटे चूजों को प्रभावित करता है। यह वायरस खास तौर पर चूजों के बरसा पर हमला करता है, जो चूजों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब ऐसा समझें जैसा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है। अगर दुश्मन उस ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला कर दे और वहां मौजूद सब व्यवस्था को तहस नहस कर दे, तो क्या वो मिलिट्री के जवान जो वहां ट्रेनिंग करेंगे ठीक से ट्रेंड हो पाएंगे? और क्या ऐसे कमज़ोर बिना ट्रेनिंग के जवान असामाजिक तत्वों और देश के दुश्मनों से देश की रक्षा कर पाएंगे? जवाब है नहीं। तो बर्ड्स के अंदर भी एक ऐसा ही ट्रेनिंग ग्राउंड होता है जिसे बरसा कहते हैं। इस बरसा के अंदर चूजे के शरीर के रक्षा बलों मतलब बी लिम्फोसाइट्स या इम्यून सेल्स ट्रेंड किए जाते हैं। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। या ये कहें कि बी लिम्फोसाइट्स की बीमारियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग बरसा के अंदर होती है। ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो इम्यून सिस्टम का एक मुख्य हथियार होता है, जो हमलावर रोगजनक जीवाणुओं और कीटाणुओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें बेअसर करते हैं। लेकिन अगर आईबीडी वायरस हमला करता है तो वो इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है, मतलब इस ट्रेनिंग ग्राउंड को तहस नहस कर देता है और यहाँ पर बी लिम्फोसाइट या इम्यून सेल्स का प्रशिक्षण नहीं हो पाता, जिससे चूजों की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में जो संक्रमित चूजे होते हैं, जो आम हालात में बरसा सही होते हुए बीमारियों की चपेट में नहीं आते, वो चूजे कमज़ोर होकर छोटी मोटी बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और टीकाकरण भी काम नहीं करता। वैक्सीनेशन फेलियर देखने को मिलने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक शहर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई है और वह हर दिशा से हमलों के लिए असुरक्षित हो गया है।
यही स्थिति IBDV के इन्फेक्शन में संक्रामित चूजों की होती है। वे अन्य बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाते हैं और किसी भी अवसरवादी संक्रमण का शिकार बनना उनके लिए आसान हो जाता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि टीकाकरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जैसा कि पहले बताया, IBD का वायरस धोखा देने में बहुत माहिर होता है। यह एक निंजा की तरह काम करता है, एक जासूस की तरह काम करता है। यह हल्के से लेकर गंभीर तक कई तरह के लक्षण उत्पन्न कर सकता है। जैसे कुछ चूजे उदास गुमसुम से नजर आते हैं और एक कोने में आंख बंद किए खड़े रहते हैं। उनके पंख गिरे हुए होते हैं और अधिकतर फूले हुए भी दिखाई देते हैं। ये चूजे अक्सर सफ़ेद पतली बीट करते हैं और वो बीट इनके पीछे चिपकी हुई देखी जा सकती है। जबकि दूसरे तीव्र केसों में चूजों की मांसपेशियों और अन्य अंगों में गंभीर रक्तस्राव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बीमारी बहुत गहन हो जाती है और वो चूजों में मृत्यु का कारण बनती है। यह सूक्ष्म खतरा जंगल की आग की तरह पोल्ट्री फ्लॉक में बहुत तेजी के साथ फैलता है। इन्फेक्टेड बर्ड्स की बीट में बड़ी मात्रा में यह वायरस निकलता रहता है, जिससे पोल्ट्री का लिटर और उसका पर्यावरण दूषित हो जाता है और दूसरे स्वस्थ चूजों के लिए एक बारूदी सुरंग बन जाती है, जिसके चपेट में आते ही दूसरा चूजा आधे दिन के अंदर बीमार हो जाता है और 24 घंटे के अंदर लक्षण दिखाने शुरू कर देता है। इसका मतलब यह वायरस, यह बीमारी बहुत तेजी से फ्लॉक के अंदर फैलती है। IBDV का वायरस अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है, जो पर्यावरण में लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम है। इसे आसानी से आम साफ सफाई के तरीकों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे छुटकारा पाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। और यही एक खास बात पूरी दुनिया में इससे छुटकारा पाने के लिए एक बाधा नज़र आती है। इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए पोल्ट्री किसानों के पास दो मजबूत हथियार हो सकते हैं। पहला बायोसिक्योरिटी और दूसरा टीकाकरण। लेकिन टीकाकरण कितना प्रभावी होता है और वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह एक अलग बहस का मुद्दा है। ब्रॉयलर में मेरे विचार से गंबोरों के टीकाकरण को नहीं करना चाहिए। हालांकि वैक्सीन एक ढाल की तरह काम करती है, जो चूजों की प्रतिरक्षा प्रणाली को लड़ाई के लिए तैयार करती है। लेकिन IBD एक ऐसा वायरस है जो जाकर प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही प्रहार करता है। क्योंकि IBD का वायरस एक लाइव वायरस होता है, इस वजह से वैक्सीन का वायरस भी इम्यूनोसप्रेशन यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सप्रेस करने के लिए काफ़ी होता है। दूसरा पहलू इसका यह है कि IBD में एंटीजेनिक विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब यह अपने रूप बदलता रहता है और अलग अलग प्रकार के वायरस पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। ऐसे में प्रभावी सुरक्षा टीकाकरण से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक रूप के लिए एक अलग टीके की आवश्यकता होगी। बाहर के देशों में लगातार सर्विलियंस से ये पता लगाया जाता है कि IBD की कौन सी प्रजाति या प्रकार इस समय पर्यावरण में घूम रहे हैं। उसी के हिसाब से टीका बनाया जाता है और मुर्गियों में वो टीका लगाया जाता है। परंतु हमारे देश में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इस वजह से गंबोरों का टीकाकरण अक्सर वो परिणाम नहीं देता जो उससे हमें चाहिए होते हैं। टीकाकरण के अलावा जैव सुरक्षा या बायोसिक्योरिटी IBD के वायरस को फैलने से बहुत हद तक रोकती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वायरस हवा के ज़रिए से नहीं फैलता या इसकी हवा के ज़रिए से फैलने की क्षमता बहुत कम होती है। यह
मिट्टी में पड़ा रहता है, लिटर में पड़ा रहता है, और जब तक कोई इस वायरस को एक फार्म से दूसरे फार्म में ना ले जाए, यह दूसरे फार्मों तक नहीं पहुंचता। फार्म में जो वायरस पड़े होते हैं वो या तो दूसरे फार्मों से लोगों के ज़रिए आ जाते हैं, या फिर वो लाइव वैक्सीन के वायरस ही होते हैं जो निरंतर अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। जब मुर्गी लिटर खाती है और उसमें वायरस उसके पेट में चला जाता है, फिर वो अपनी बीट में निकालती है, तो ये वायरस की साइकिल चलती रहती है। इसलिए आईबीडी के साथ लड़ाई काफ़ी चुनौतीपूर्ण और एक लगातार संघर्ष वाली लड़ाई है। यह सूक्ष्म दुश्मन लगातार विकसित हो रहा है और खुद को पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है, और वैक्सीन प्रोटेक्शन को भेद कर एक मुश्किल खड़ी कर रहा है। लेकिन अगर पोल्ट्री किसान इस वायरस के फैलने और रोकथाम के महत्व को समझ ले तो अपने फ्लॉक्स की रक्षा कर सकता है। कई बार यह बीमारी पोल्ट्री फार्मों में काफ़ी उग्र रूप में देखने को मिलती है। ऐसे में यह 3 दवाइयाँ यदि आपके फार्म पर हों तो आप अपने आर्थिक नुकसान को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। पहली, नेक्साम्यून, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के काम करने की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे बी लिम्फोसाइट्स का काम करना बढ़ जाता है और वो एंटीबॉडी अधिक से अधिक बनाने लगती हैं। दूसरी 2 दवाइयाँ वायरोकॉन और वीटाडिन हैं। यह दोनों मिलकर गम्बोरो वायरस द्वारा या आईबीडी वायरस द्वारा खून और लीवर में किए गए बदलावों को निष्क्रिय करने का काम करती हैं, जिससे मॉर्टेलिटी कम होती है और आर्थिक नुकसान रुकते हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आपके फार्म में ये बीमारी ना आए, लेकिन अगर आ जाती है और ये दवाइयाँ आपके पास होती हैं तो आप अपनी बर्ड में इलाज करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आईबीडी और अन्य पोल्ट्री रोगों के बारे में जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, और अधिक जानकारी के लिए और इस लेख को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट अली वेटनरी विजडम पर विज़िट करें। साथ ही दवाइयों के ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में IMN पायरोफॉस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।